नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शास्त्री पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन प्रसाद और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी भी मौजूद रहे। 4 घंटों में विभाजित यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास मई से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला, बागपत के खेखड़ा में ईपीई इंटरचेंज से शामिल सहारनपुर होकर देहरादून तक पहुंचेगा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण सीएम धामी ने किया है। 12,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाडूंगी पहुंचे। कालाडूंगी विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। टीम ने कालाडूंगी के विकास के लिए 95 करोड़ की लागत की 36 योजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और विधायक बंशीधर भगत की मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने कालाडूंगी को उपमंडी और निहाल नदी में डबल लेन पुल सौगात दी है और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का हर क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल हो और जनता के सहयोग से हम सभी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए। इस बार चारधाम यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के वहां दर्शन हो और उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। नया सूत्रपात करेंगे और जो घोषणाएं की गई वो घोषणाएं यहाँ के लिए नितांत आवश्यक थी और इन घोषणाओं के होने से और जब ये धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो और कालाडूंगी क्षेत्र हमारा क्योंकि सैनिक बाहुल्य भी है, कृषक बाहुल्य भी है, इस क्षेत्र का समुचित तरीके से चाहे पेयजल की व्यवस्थाएं हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे पुलों की हों, बिजली की हों, इन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे और ट्यूबवेल स्थापना से लेकर यहाँ पर भी जो काम लेकर हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे यहाँ की प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत हमारे प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सभी को, उन खिलाड़ियों को जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, हर प्रकार की उनको सुविधा मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लैंड जिहाद को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। कालाडूंगी में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि चाहे कोई भी हो जिसने सरकारी भूमि, वन विभाग, राजस्व की या सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया है वो तत्काल अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून को मानने और उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं और सरकार का तुष्टिकरण का कोई उद्देश्य नहीं है, लिहाजा अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे आप एक जना पूछोगे तो बताओ, लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा। उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मिलेट्स फेस्टिवल के संबंध में बैठक की और इस दौरान कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियोयों को मिलेट्स मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देहरादून में होने वाले मेले में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शिरकत करेंगे। साथ ही हल्द्वानी में होने वाले मिलेट्स मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शिरकत करेंगे। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर आज वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स दिवस घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। ये यूएनओ के अंदर मोदी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, 72 देशों ने इसका समर्थन किया और आज हम 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 18 तारीख को एक विशाल ब्लड कॉन्क्लेव वहां पर हुई थी, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर आए थे और प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के पहली बार लालकुआं पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संकल्प किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल छिंबाल ने कहा है कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है उसे दायित्व से नवाजा जाएगा। साथ ही गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने कहा है कि यह पार्टी का पारिवारिक मामला होता है, इस पर आंतरिक स्तर पर ही निपटारा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतारू है, जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करवाना इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुटता का संकल्प लेते हुए कांग्रेसी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पास कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, निश्चित रूप से पूरी तरीके से झूठ के जिसे कहते हैं पुलिंदे के साथ ये लोग आते हैं। जब इन्होंने केंद्र सरकार बनी थी, इन्होंने 2000 युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को पर साल रोजगार देने की बात कही थी। वो जो रोजगार है वो कहाँ है? इन्होंने हमारे देहरादून से लेकर के और भी प्रदेशों में स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो स्मार्ट सिटियां कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देहरादून त्यूनी अग्निकांड मामले में मौके पर पहुंचे देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले में पायल केंद्र के नोडल समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। मतलब है कि इस पूरे मामले की जांच हालांकि डीआईजी पायल निवेदिता कुकरेती के द्वारा की जा रही है। 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी ओर एसएसपी दलीप सिंह कुमार के द्वारा कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने
बताया है कि मौके पर लगाया गया जाम लोगों को समझा बुझाकर खुलवा दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों की आ रही शिकायतों को देखते हुए डीएम के साथ वो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। सायंकाल को चूनी में जो आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लापरवाही के आरोप में जो चूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और वो रिपोर्ट देकर के जो फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएंगी वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और डीएम देहरादून की तरफ से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की हुई है। अभी स्थिति सामान्य है, जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो उनका अंदर कमरे में होने बताया गया था, उसमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर किया गया। उसका मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के तपोवन में नीम बीच पर नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में बह गए और गंगा में बहे पर्यटक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि गंगा में बहे पर्यटक का नाम अमरजीत है, जबकि रेस्क्यू कर बचाए गए पर्यटक की पहचान मनोज के रूप में हुई है। साथ ही बताया कि दोनों पर्यटक अपने नीम बीच पर नहाने के दौरान हादसा हो गया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवार ने बताया कि सूचना के आधार पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और गंगा में पर्यटक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा नगर पालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली और नगर पालिका की महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की, पर नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी खर्च को बचाने के लिए उद्देश्य किच्छा नगर पालिका में सोलर प्लांट लगाया गया। किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली ने बताया कि पिछले कई सालों से नगर पालिका प्रशासन बिजली बिल और डीजल के लाखों रुपए का भार झेल रहा है, जिसको गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सोलर प्लांट लगाया गया। चेयरमैन कोहली ने कहा कि इस प्लांट के लगने के बाद नगर पालिका को लाखों रुपए की हर साल बचत होगी। किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना करी है यहाँ पे और उसका उद्घाटन महिला शक्ति हमारे सभासद महोदय सब लोगों ने मिलकर किया है उसका। और इससे निश्चित रूप से नगर पालिका को काफी बचत होगी, क्योंकि लगभग इसका खर्चा हमारा डीजल का और बिजली का खर्चा जो पर ईयर का बैठ रहा था वो लगभग 12 लाख रुपए का साल का बैठ रहा था। और इस प्लांट से निश्चित रूप से वो खर्चे में कटौती हो जाएगी काफी हद तक, और उसके साथ साथ जो बिजली हमारी बचेगी वो हम विद्युत विभाग को बिजली बेचकर नगर पालिका की आय बढ़ाने का काम करेंगे। एक फीता काटा है जिससे कि जो बिजली का जो भुगतान होता था उसमें आने वाले समय में नगर पालिका को बहुत ही लाभ मिलेगा। और ये जो बहुत बड़ा कार्य किया है चेयरमैन साहब और मीनू जी और चिंता कश्यप जी ये सब मौजूद थे। मैं भी वार्ड नंबर 6 की वार्ड मेंबर हूँ और इससे आने वाले समय में जितना लाभ कभी मिला ही नहीं है, मुझे लगता है बिजली के लिए उतना इनको लाभ मिलेगा। आईटीबीपी अकादमी में 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 55 सहायक सेनानी हेल्थ ऑफिसर्स को बल में शामिल कर दिया गया है। हेल्थ ऑफिसर्स को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चाल, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सेना और पुलिस संबंधित विषयों का गहन प्रशिक्षण किया गया। विशेष तौर पर इन प्रशिक्षणार्थियों को पहली बार क्रव मागा प्रशिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण पद्धति से इजरायल आर्मी के विशेष कमांडर को प्रशिक्षित किया जाता है। पहले हमारा बेटा 2 साल पहले ये खड़ा हमारे पास ये हुआ था पास आउट, और आज हमारी बेटी हमारी बहू उसने भी आज ये ज्वाइन किया, यूनिफॉर्म पहना है और
हमें आज गर्व है कि आज हमारे बाप दादा हम पिछले 5 पुश्तों से वर्दी पहनते हैं और आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारी पहली एक बेटी आज हमारी जिसने ये वर्दी पहनी है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। मैं बहुत गौरवित महसूस कर रही हूँ कि जो है मुझे देश की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिला है और मेरा बचपन से सपना था कि मैं फोर्स ज्वाइन करूँ और आज वो सपना साकार हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ और मतलब बहुत प्राइड फील होता है मुझे कि मैं अपने देश के लिए एक फोर्स मतलब एक सेना में भर्ती होके देश की सेवा कर रही हूँ। बहुत मेरे परिवार में मेरे अंकल हैं जो कि जो कमांडेंट हैं बीएसएफ में। ये ट्रेनिंग हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। जब इंडक्शन होता है तो ये खासतौर से डॉक्टर्स हैं और आपने देखा होगा कि दे आर प्रोफेशनली मेडिकल प्रोफेशन है इनका। अब इनको यूनिफॉर्म में डालने के लिए बड़े अथक प्रयास की जरूरत होती है और एकेडमी इज द राइट प्लेस। यहाँ पर हर तरीके का लीडर होता है जो इंस्ट्रक्टर होते हैं इनके और उनको यहाँ की जो विशेष परिस्थिति है इस बल की उसमें ढालने की कोशिश की जाती है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग और गुटबाजी पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस नेताओं को सामाजिक मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को सलाह देना चाहिए। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता गुटबाजी में व्यस्त रहेंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के नेता हमारे मुद्दों की नकल कर रहे हैं। जब सामाजिक मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो आंतरिक द्वंद खड़ा होता है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस आज आंतरिक द्वंद से गुजर रही है कि समाज से जो समाज में अपेक्षाएं मुख्य विपक्षी दल से की थी उस पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और आज हमारे कार्यक्रम को अपना रहे हैं। चाहे कोई चर्चा की चर्चा हो रही हो, यात्रा निकालने की चर्चा हो रही, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस सामाजिक विषयों को लेकर आए, सरकार को सुझाव दे, स्वाभाविक रूप से राज्य के विकास में सार्थक सिद्ध होगा। इस प्रकार से आंतरिक द्वंद के इस कारण कांग्रेस स्वतः ही टूट जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य में खेल नीति पहल से गए शासनादेश हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार खिलाड़ियों के हित में दिन प्रतिदिन विभाग की सरकार के बढ़ते हुए कदम के नगद पुरस्कार देने की बात है। चोटिल होने पर आर्थिक मदद की बात भी कही कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आर्थिक राशि दी जाएगी। आगे कहा चहुमुखी विकास खेल और खिलाड़ियों का हो रहा है। इसके अलावा खेल के मैदानों का भी सरकार ने बेहतर तरीके से सुधार किया। खेल नीति के तहत लगातार शासनादेश हो रहे हैं और मैं मानती हूं कि लगातार खिलाड़ियों के हित में दिन प्रतिदिन विभाग के सरकार के बढ़ते हुए कदम हैं। आज उनको नगद पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की बात होती है, उनके चोटिल होने पर आर्थिक मदद की बात होती है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आर्थिक रूप से देने की बात होती है। सब तरफ से चहुमुखी खेल का और खेल का भी और खिलाड़ियों का भी और मैदानों का भी जो है मैं कह सकती हूँ कि मजबूती के साथ में उनमें सुधार किया जा रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में किसानों की काफी नुकसान हुआ, जिसको आंकलन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से चिंतन मंथन हुआ। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 82,260 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनको मुआवजा का इस बीमा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। उद्यान के क्षेत्र में फलोत्पादन करने वाले किसानों की संख्या 71,537। इन किसानों को भी इस बीमा योजना में समाहित किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के किसानों को आश्वस्त कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में उनके साथ है। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है
तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। कांग्रेस लगातार सावरकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कई बार वीर सावरकर पर कई बार हमला बोला। राहुल गांधी के हमले पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को बीजेपी का कार्यकर्ता बता डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं उससे बीजेपी को ही फायदा होता है। गणेश जोशी ने कहा कि मुझे राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे बीजेपी को ही फायदा होता है। आगे उन्होंने कहा, मुझे मौका मिला उस जगह जाने का जहां पर वीर सावरकर और हमारे फ्रीडम फाइटर को अंग्रेजों द्वारा रखा जाता है और ऐसी जगह में वीर सावरकर को रखा गया। देते हैं कि उससे कई बार इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से वो जो है हमारे कार्यकर्ता लगते हैं, मुझे हमारे फायदे की बात करते हैं। देखते हैं कि उससे कई बार इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से वो जो है हमारे कार्यकर्ता लगते हैं, मुझे हमारे फायदे की बात करते हैं। हल्द्वानी में वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन ने कुमाऊं द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे लेकर आयोजक कृष्या फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और कलाकारों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि यह 5 दिवसीय महोत्सव 11 अप्रैल तक एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में शाम 2 से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें कुमाऊं के जाने माने कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसके अलावा व्यंजन, लोक नृत्य, एपण प्रतियोगिता के साथ कुमाऊनी संस्कृति का बोध कराते आकर्षक स्टॉल भी करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां के अलावा गायक पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीवाल, बिंदु दारा सिंह भी अपनी उपस्थिति देंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज करेंगे। मधुलित दगड़ा पहाड़ा जोला, बाजार की ठंडी हवा ठंडा पानी प्योला, हित मधुली नारा पहाड़ा, हित मधुली नारा पहाड़ा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सब हमारे मीडिया प्रभारी दुर्लभ बंधु भाई बंधु का, और बहुत बढ़िया भव्य आयोजन हुआ हमारे 7 बजे 11 और डायरेक्ट निर्माता निर्देशक हमारे बड़े भाई गोविंद दिगाड़ी जी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सालों की हमको तो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा और हर साल ये भव्य आयोजन होने वाले से, और मैं सब लोगों का दिल धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि पता चल गया होगा कि कुमाऊं द्वार महोत्सव हल्द्वानी में होने जा रहा है। हम लोगों का सपना था कि कुछ एक अच्छा संस्कृति के लिए हम लोग कुछ काम करें, तो उसी को मूर्त रूप दे रहे हैं कुमाऊं द्वार महोत्सव के रूप में। और इस संस्कृति को, छोलिया को, हमारे लोकगीतों को, लोक नृत्य को बढ़ावा देने की हम कोशिश करेंगे। लोगों से यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आए, अपनी संस्कृति से जुड़े और खूब पहाड़ी गीतों को सुने, नाचें, गाएं। और ढेर सारे अच्छे आर्टिस्ट उत्तराखंड के इस मेले में आने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और इस मेले का आनंद लें। कुमाऊं द्वार महोत्सव का उद्घाटन होना है शाम को 7:30 बजे, और इसमें हमने अपने उत्तराखंड के बहुत सारे कलाकारों को बुला रखा है और छोलिया नृत्य को बुला रखा है, और इसमें हमने प्रतियोगिताएं भी रखी हुई है। लोक नृत्य प्रतियोगिता है, लोक गायन प्रतियोगिता है, उत्तराखंडी व्यंजन प्रतियोगिता है, और हमारे जो उत्तराखंड के आर्टिस्ट कलाकार हैं पवनदीप राजन, 11 तारीख को समापन प्रदर्शन का कार्यक्रम भी होना है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।